नमस्कार। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वर्णा मुदगल। दिल की बीमारी से जीवन को होने वाले खतरे हाल के समय में कुछ अधिक बढ़ गए हैं एवं स्वस्थ लोगों में भी सडन हार्ट अटैक की समस्या देखी जा रही है। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो भारतीयों को हृदय रोगों के बारे में शिक्षित एवं सचेत करने की एक जन जागरूकता पहल है। आंकड़े बताते हैं कि भारतीय अन्य पश्चिमी देशों के लोगों से 10 साल पहले ही हृदय रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। इसके अलावा भारत में हर 33 सेकंड में एक व्यक्ति की हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। इसीलिए भारतीयों को हृदय रोगों से बचाने एवं जागरूक करने के लिए सम्मानित इंडियन मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो अभियान की शुरुआत 2018 में की गई। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो अभियान को लाखों भारतीयों ने सराहा एवं हजारों भारतीय इस अभियान से जुड़े, जिसके चलते टेलीविजन मंच पर देश के सुप्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ एकजुट होकर हृदय रोगों के लक्षण एवं उसके बचाव, हेल्दी हार्ट लाइफस्टाइल के बारे में चर्चा के माध्यम से हमें जागरूक करेंगे। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ देश एवं मध्य प्रदेश के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलेंद्र त्रिवेदी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर विनोद सोमानी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। एवं हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिरुद्ध व्यास। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा पहला सवाल डॉक्टर शैलेंद्र त्रिवेदी आपसे है कि हाल ही में यंग लोगों में भी हार्ट अटैक के काफी केसेस देखे जा रहे हैं। इसकी क्या वजह है और क्या एक संपूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति को भी दिल का दौरा पड़ सकता है? सबसे पहले मेरा नमस्कार सभी श्रोताओं को। और जैसा कि आपने अभी अभी कहा कि हमारे देश में विदेश के अपेक्षा 10 वर्ष कम उम्र में हार्ट अटैक आते हैं जी। तो ये एक रिसर्च के द्वारा साबित पक्ष है, जिसका कारण ये है कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में हम यह देखा गया है कि जेनेटिकली वी आर प्रीडिस्पोज्ड, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन जिसे बोला जाता है वो है। इस कारण यंग लोगों में हमारे यहाँ ज़्यादा हार्ट अटैक आने की संभावना रहती है। लेकिन सिर्फ यही कारण नहीं है, जेनेटिक फैक्टर्स के ऊपर एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी काम करते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज का ना करना, स्मोकिंग की आदत होना और एक बैलेंस डाइट ना लेना। ये कुछ प्रमुख कारण है जो यंग लोगों में, कम एज ग्रुप में हार्ट अटैक आ जाता है। और इसी वजह से यह प्रचारित होता है कि हमारे देश में यंग एज में हो रहा है। लेकिन इसके ये दो कारण है, एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है और एक कुछ लाइफस्टाइल का कारण है। तो मेरा ये कहना है कि यदि इस तरह के सिम्टम्स किसी भी व्यक्ति को होते हैं तो यह आवश्यक है कि वो अपने फैमिली फिजिशियन या फिजिशियन से कंसल्ट करें। इसी के चलते हमारा अगला सवाल है डॉक्टर विनोद सोमानी आपसे। कैसे किसी व्यक्ति को पता चल सकता है कि उसे हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर का रिस्क है, या कोई मरीज कैसे पता कर सकता है कि उसका दिल स्वस्थ है या नहीं? ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट में मेडिसिन और हेल्दी लाइफस्टाइल का क्या महत्व होता है? नमस्कार सभी श्रोतागणों को। जैसा कि आपने पूछा कि ब्लड प्रेशर हाई है या लो है, वो कैसे मालूम चलेगा? कई बार आपने देखा होगा लोग इग्नोर करते हैं अपने छोटे मोटे सिम्टम्स को भी, जैसे चक्कर आना, सिर दुखना, वो सिर दर्द की दवाई खाते रहते हैं या चक्कर की दवाई खाते हैं पर डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं। ये इस तरह की बीमारी की जानकारी डॉक्टर के पास जाए बिना नहीं मालूम चलती है। एक बार अगर आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, ब्लड प्रेशर चेक कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो भी तकलीफ है होने के कारण है या कम होने के कारण है। कम होना आपकी कम परसेंटेज लोगों में होता है, हार्डली 2-3% लोग ही समझो जिनको ब्लड प्रेशर कम होने की बीमारी होती है। और अगर उससे आप डिटेल में पूछेंगे तो मालूम चलेगा कि वो लोग बहुत कम नमक खाते हैं या उनकी फैमिली में इस तरह की प्रॉब्लम है कि ब्लड प्रेशर उनका लो ही रहता है। पर ब्लड प्रेशर ज्यादा होना बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और इसका सबसे सही इलाज यह है कि जितना जल्दी आप मालूम करेंगे कि आपको ब्लड प्रेशर हाई है या ब्लड प्रेशर की तकलीफ है, उतना जल्दी आप उसका इलाज शुरू कर सकेंगे। अब हमारा अगला सवाल है डॉक्टर अनिरुद्ध व्यास आपसे।
कार्डियक अरेस्ट एवं हार्ट अटैक में क्या अंतर होता है और इन दोनों के लक्षण क्या होते हैं? इन दोनों ही स्थितियों में मरीज को तुरंत क्या उपचार दिया जा सकता है कि उनका जीवन बचाया जा सके? बड़ा सामयिक सवाल है। कार्डियक अरेस्ट या सडन कार्डियक अरेस्ट वो स्थिति है जिसमें हृदय अपनी पंपिंग कैपेसिटी अचानक बंद कर देता है। अचानक पंपिंग कैपेसिटी बंद होने की वजह से हार्ट से ब्रेन की ओर ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है और व्यक्ति मूर्छित होकर गिर जाता है। 10 से 15 सेकंड के अंतराल के दौरान अगर त्वरित उपचार नियोजन न किए जाएं तो ऐसी स्थिति में सडन कार्डियक डेथ हो जाती है। इसके विपरीत हार्ट अटैक वो स्थिति है जिसमें हार्ट की ब्लड सप्लाई जिन धमनियों से, जिन आर्टरीज से होती है, उसमें कुछ क्लॉट आने की वजह से हार्ट के एक सीमित हिस्से पे डैमेज होता है। कभी कभी ये डैमेज छोटा रहता है, कभी कभी ज़्यादा रहता है और इसी की वजह से लक्षण होते हैं जैसे छाती में दर्द होना, पसीने आना, सांस फूलना, बेचैनी लगना या एंजाइना जिसे हम कहते हैं वो वैसा पेन होना। जी, पर दोनों ही स्थितियों में मरीज को तुरंत ऐसा क्या उपचार दिया जा सकता है कि जिनसे उनका जीवन बचाया जा सके? हार्ट अटैक की स्थिति में जब व्यक्ति को लक्षण होते हैं तो उसे तुरंत अपने नज़दीकी चिकित्सकीय परामर्श लेना चाहिए। अपने लक्षणों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। हार्ट अटैक के सिम्टम्स अलग अलग लोगों में अलग अलग हो सकते हैं। छाती में दर्द, सांस फूलना, पसीने आना, बेचैनी होना इत्यादि। सडन कार्डियक अरेस्ट में स्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहती है क्योंकि सडन कार्डियक अरेस्ट में तो व्यक्ति खुद ही मूर्छित होकर गिर जाता है, तो वो तो अपने लक्षणों को लेकर किसी के पास जाने से रहा। ऐसी स्थिति में जो बायस्टैंडर्स रहते हैं, जो उसके विटनेस रहते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो तुरंत उसको देख के कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन अर्थात सीपीआर चालू करें। सीपीआर चालू करके सीपीआर दे के ही सडन कार्डियक अरेस्ट के ग्रसित व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। डॉक्टर शैलेंद्र त्रिवेदी, अब मैं आपसे एक बार फिर जानना चाहूंगी कि हाल ही के समय में हार्ट डिसीजेस के ट्रीटमेंट एवं मैनेजमेंट में क्या नए डेवलपमेंट हुए हैं, क्या नई टेक्नोलॉजीज आई हैं जो मरीजों के लिए लाभदायक होंगी और फ्यूचर में आगे एआई की क्या भूमिका होगी? हार्ट डिजीज के ट्रीटमेंट में काफ़ी एडवांसमेंट इस समय में हो चुका है। सर्जरी में भी काफ़ी एडवांसमेंट है और कोरोनरी एंजियोप्लास्टी के अंदर भी काफ़ी एडवांसमेंट है। सर्जरी में एडवांसमेंट हुए हैं कि मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी आजकल काफ़ी सर्जन्स करने लग गए हैं और दूसरा कोरोनरी एंजियोप्लास्टी के रिजल्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए हम कोरोनरी आर्टरीज जो अपने हृदय की धमनियाँ रहती है उनकी इमेजिंग करके देख सकते हैं। उसके लिए इंट्रावास्कुलर अल्ट्रासाउंड और ओसीटी नाम के 2 उपकरण होते हैं। तो एंजियोप्लास्टी के दौरान एंजियोप्लास्टी का रिजल्ट इम्प्रूव करने के लिए इन 2 उपकरणों में से किसी एक उपकरण का इस्तेमाल करके हम एंजियोप्लास्टी के रिजल्ट्स इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसा आपने सुना होगा, कई लोग बोलते हैं कि भाई एंजियोप्लास्टी चलती नहीं है, तो ऐसा नहीं है। अब हम एंजियोप्लास्टी को पूरी तरह से ऑप्टिमाइज करके और ये इंट्रावास्कुलर अल्ट्रासाउंड और ओसीटी जो इमेजिंग के तरीके हैं, इनसे एंजियोप्लास्टी के रिजल्ट्स इंप्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ होती हैं जैसे कि हार्ट के वॉल्व की डिजीज़ हैं, उसके ट्रीटमेंट में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। हम जो हार्ट का एओर्टिक वॉल्व होता है, बिना सर्जरी के उसको रिप्लेस किया जा सकता है, जिसे टावी प्रोसीजर किया जाता है, ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वॉल्व रिप्लेसमेंट। और इसके अलावा हार्ट के दूसरे वॉल्व जो हैं, माइट्रल वॉल्व है और ट्राइकस्पिड वॉल्व है, इनका रिप्लेसमेंट या रिपेयर भी बिना ऑपरेशन के किया जा सकता है। तो इस तरह से समय के साथ काफ़ी इम्प्रूवमेंट और टेक्नोलॉजी में हो रहा है और नई नई टेक्नोलॉजी पेशेंट्स के बेनिफिट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं और जैसा भी समय आता है जिस पेशेंट के लिए जो उचित होता है वैसा उसे रिकमेंड किया जाता है। डॉक्टर विनोद सोमानी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और बाईपास में क्या अंतर होता है और क्या ये सच है कि एंजियोग्राफी कराने वाले हर पेशेंट को एंजियोप्लास्टी करानी होगी? ये बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है। मैं सबसे पहले आपको तीनों की परिभाषा बता देता हूं। एंजियोग्राफी एक तरह की जांच है जिसको हम मरीज को बेहोश भी नहीं करते, लोकल एनेस्थीसिया में या तो पैर की नस से की जा सकती है या आजकल हाथ की नस से भी करते हैं। इससे हम एक कैथेटर होता है, उसको हार्ट की जो मुख्य नस है वहां तक ले जाके उसमें से डाई इंजेक्ट करते हैं
और कैथलैब करके जो हमारी मशीन होती है उस पर उसकी फोटोग्राफी होती है। उससे हमें ये मालूम चल जाता है कि इस मरीज की हार्ट की जो मुख्य नसें हैं या जो ब्रांचेस है उसमें ब्लॉकेज है या नहीं है। तो और एंजियोग्राफी ही गोल्ड स्टैंडर्ड है पूरी दुनिया में ये मालूम करने के लिए कि मरीज के हार्ट की नसों में ब्लॉकेज है या नहीं है। इसके बाद आता है इलाज। अगर आपने किसी की एंजियोग्राफी करी है तो आप तीन तरह के इलाज होते हैं। एक तो ये कि बीमारी बहुत कम है, आप दवाई गोली से ही उसको ठीक कर सकते हैं। दूसरा इलाज होता है एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी जब की जाती है जब मरीज की नस में रुकावट है, 70% से ज्यादा रुकावट है और आपको लगता है कि इस रुकावट को आप पैर की या हाथ की नस से ही बलून से चौड़ा करके और वहां एक स्प्रिंग बिठा के उसको ठीक कर सकते हैं, तो वो होती है एंजियोप्लास्टी। मतलब उस रुकावट को आपने हटा दिया वहां से। बाईपास, अगर आम आदमी की भाषा में आप जानना चाहें तो बाईपास जैसे कि आप जाते हैं सड़क पे और कोई सड़क जैसे बंद है तो वहां से एक बाईपास रोड निकाल दी जाती है। बाईपास सर्जरी का मतलब ही यही होता है कि आपके हार्ट की अगर मुख्य नस बंद है और उसको अगर खोलने की संभावना नहीं है तो फिर आप एक दूसरी नस को ऊपर से लेके और नीचे कंटिन्यूएशन में जोड़ देते हैं, जिससे कि उसका ब्लड सप्लाई बना रहता है। डॉक्टर अनिरुद्ध व्यास, आपसे जानना चाहेंगे कि किसी को पेसमेकर की आवश्यकता कब होती है और पेसमेकर के विभिन्न प्रकार क्या होते हैं? जैसा डॉक्टर सोमानी ने हार्ट की ब्लड वेसल्स के बारे में हमें ज्ञान दिया, तो वो जैसे इंजन में फ्यूल सप्लाई है वैसी रहती है, उसी तरह हमारे हार्ट के इंजन में एक स्पार्क प्लग का इलेक्ट्रिक सर्किट भी रहता है। ये इलेक्ट्रिक सर्किट ये निर्धारित करता है कि हृदय की गति कितनी होगी, कम होगी, तेज होगी, कब उसे तेज होना है, कब उसे कम होना है। इस सर्किट के फॉल्ट की वजह से कई सारी बीमारियां होती हैं, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, सडन कार्डिक अरेस्ट, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, हार्ट फेलियर इत्यादि नाम देते हैं। ये कौन सी बीमारी है और स्पार्क प्लग के कौन से अवयव में फॉल्ट है, उसके अनुसार उसको इलाज के लिए उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फिट की जाती है। उस डिवाइस को पेसमेकर कहते हैं। पेसमेकर का काम हृदय की गति को नियंत्रित और सुनियोजित तरीके से चलाना होता है। पेसमेकर छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक बैटरी ऑपरेटेड यंत्र होता है जो लेफ्ट या राइट शोल्डर के नीचे स्किन के अंदर इम्प्लांट करते हैं और उससे तार हार्ट के अंदर पोजीशन किए जाते हैं। ये अलग अलग तरह के होते हैं और डिपेंडिंग कि उसका काम क्या है। अगर हृदय की गति कम हो तो हम सिंपल डुअल चैम्बर पेसमेकर लगाते हैं। अगर हृदय की गति बहुत अत्यधिक तेज हो रही है जिससे कार्डिक अरेस्ट का रिस्क है तो उसमें AICD मतलब ऑटोमेटेड इम्प्लांटेड कार्डिक डिफिब्रिलेटर लगाते हैं। और किन्हीं पेशेंट्स में इस इलेक्ट्रिक सर्किट के फॉल्ट की वजह से जब हार्ट फैल जाता है और बहुत वीक हो जाता है तो ऐसी अवस्था में CRT या कॉम्बो डिवाइस लगाई जाती है जो हार्ट के इलेक्ट्रिक सर्किट को रिसिंक्रोनाइज करती है। तो पेसमेकर ये प्रकार के होते हैं और ये काम करते हैं। डॉक्टर शैलेंद्र त्रिवेदी, एक बार फिर आपके पास वापस आते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिसीजेस के बीच क्या संबंध है, हार्ट ब्लॉकेज के लक्षण क्या होते हैं एवं ब्लॉक्ड आर्टरी डायग्नोसिस के लिए क्या कोई टेस्ट अवेलेबल है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोलेस्ट्रॉल के बारे में कई भ्रांतियाँ हमारे जनसाधारण में है। खासकर व्हाट्सएप पर आपने बहुत तरह के मैसेज देखे होंगे। तो एक तो मैं सबसे पहले ये क्लियर करना चाहूँगा कि यदि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, रिपोर्ट में आया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको हार्ट डिजीज़ हो गई है। हाँ, तो सबसे पहले ये समझना चाहिए कि बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक दोनों इक्विवेलेंट नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो आपको हार्ट की बीमारी होगी। लेकिन हाँ, यदि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और लंबे समय तक आप उसका इलाज नहीं करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो अपने हृदय की धमनियाँ ही नहीं, आपके हमारे शरीर में जो पूरा एक आर्टेरियल सिस्टम है जो हृदय के अलावा शरीर के दूसरे सभी अंगों को, ब्रेन को, किडनी को, वर्चुअली हर अंग को ब्लड सप्लाई होता है। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़े रहने से इन धमनियों में धीरे धीरे रुकावट आने की संभावना रहती है। और कोलेस्ट्रॉल में 3-4 तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है, तो इसलिए जब भी कोलेस्ट्रॉल की जांच कराई जाए तो एक लिपिड प्रोफाइल नाम का टेस्ट होता है, लिपिड प्रोफाइल कराना चाहिए, जिससे कि सभी तरह के कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट हमारे फिजिशियन को अवेलेबल रहे। इन सब में जो LDL कोलेस्ट्रॉल होता है वो हानिकारक होता है
और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में लीवर से बनता है और हमारे डाइट में रहता है, इसलिए डाइटरी रेस्ट्रिक्शन का बोला जाता है। तो डाइटरी रेस्ट्रिक्शन के बाद भी वो करीब 1/4 भाग ही कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल होगा, और यदि लीवर की वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उसके लिए दवाई ही लेनी पड़ती है। डॉक्टर विनोद सोमानी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि साइलेंट हार्ट अटैक क्या होता है, किन तरह के मरीजों में इसकी संभावना ज्यादा होती है, और क्या इसके कोई भी लक्षण नहीं होते, या फिर इसके कारण क्या होते हैं? साइलेंट हार्ट अटैक, अगर आप उसकी डेफिनेशन पे जाएं, इसका मतलब आपको हार्ट अटैक आ गया है और आपको पता ही नहीं चला है, और 5-7 दिन बाद जाके आपको उसका पता चलता है कि आपको पिछले 5-7 दिन में कभी भी अटैक आ गया होगा। फीमेल्स में कॉमन होता है अपने देश में, क्योंकि फीमेल्स में यूजुअली कहते हैं ना सिम्टम्स छुपाते हैं, वो लोग अपनी तकलीफ एकदम से बताते नहीं है। जैसा अभी डॉक्टर त्रिवेदी ने भी आपको बताया कि एंजाइना पेन कहीं भी हो सकता है, पर एक आम आदमी को यह लगता है कि चेस्ट में लेफ्ट साइड पेन हो या लेफ्ट आर्म में पेन हो तो ही हार्ट अटैक आ सकता है, ऐसा कतई नहीं है। मेरा सबसे एक ही कहना है कि अगर आपको आपकी दैनिक दिनचर्या में कुछ भी चीज एबनॉर्मल फील हो रही हो या रूटीन से हट के आपको कोई चीज लग रही हो जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, तो आप फौरन अपने डॉक्टर से सलाह करिए। 25% हार्ट अटैक के केस आजकल आते हैं गैस की तकलीफ से। 8-10 दिन से बोले गैस की तकलीफ थी, दवाई खाई, आराम नहीं मिला, जब डॉक्टर को दिखाने आते हैं तो पता चलता है वो तो हार्ट अटैक हो चुका है। कई लोग जॉ पेन को यही कि भाई दांत में दर्द होगा, दांत की तकलीफ होगी, डेंटिस्ट के पास चले जाएंगे, पर पता चलता है कि वो भी हार्ट अटैक के कारण था। पीठ में दर्द होना, अकड़न आ गई होगी समझते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हार्ट अटैक के कारण हो सकती है। तो हमारा एक ही कहना है कि आपके कोई भी सिम्टम्स हो जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं और आपकी दैनिक दिनचर्या से थोड़ा हट के, मतलब रोज ऐसी प्रॉब्लम नहीं और अचानक आपको लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, तो आपको फौरन अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, अपनी जांच करानी चाहिए। डॉक्टर अनिरुद्ध व्यास, आपसे जानना चाहेंगे कि नींद, स्ट्रेस और हृदय स्वास्थ्य का क्या संबंध होता है? नींद और स्ट्रेस का हमारे हृदय के स्वास्थ्य पे बड़ा गहरा संबंध है। हमारी बॉडी में एक इंटरनल सिस्टम होता है जिसमें कई सारे हार्मोन्स, कई सारे केमिकल्स हृदय के ऊपर असर डालते हैं। अगर हम बहुत स्ट्रेस्ड रहते हैं, भले ही हम उसको फील करें चाहे नहीं करें, भले अपने कार्य क्षेत्र में, अपने घर पे, अपने दैनिक जीवन कर्म में अगर हम स्ट्रेस्ड रहते हैं तो हमारे शरीर में एड्रेनलिन, स्टीरॉइड्स इत्यादि हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो हार्ट की लॉन्ग टर्म में ब्लॉकेजेस इत्यादि बीमारी प्रेसिपिटेट करते हैं। कभी कभी एक्यूट स्ट्रेस में एक्यूट हार्ट अटैक जैसी स्थिति भी उत्पन्न कर सकते हैं। वैसे ही जब हम जागी हुई अवस्था में रहते हैं तो हमारे शरीर में कुछ दूसरे हार्मोन सिक्रीट होते हैं। जब हम नींद में, गहरी नींद में रहते हैं तो हमारा हार्मोनल सिस्टम अलग होता है। तो जागी हुई अवस्था और नींद की अवस्था में डिस्टरबेंस होने पे भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जो हार्ट के ऊपर बुरा असर डालता है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हम नींद और स्ट्रेस को इतना अंडररेट और अंडर प्ले करते हैं क्योंकि हमें इसके त्वरित दुष्प्रभाव नहीं समझ में आते। इसकी स्थिति लॉन्ग टर्म में समझ में आती है जब तक वो डैमेज हो चुका रहता है। तो मैं 5 चीज़ों पे फोकस करना चाहता हूँ जिसे हमें नियमित, नियंत्रित और संतुलित रखना जरूरी है। वो 5 चीज़ें हैं हमारा आहार, मतलब हमारा खान पान, तो समय पे हमें खाना चाहिए, रात में लाइट भोजन लेना चाहिए। हमारे विचार, मतलब किस लेवल ऑफ मेंटल स्ट्रेस में हम हैं। हमारा व्यवहार, मतलब हमारा इंटरेक्शन हमारे आपसी दोस्तों से, हमारी वर्क प्लेस पे। हमारा आचार, मतलब हमारी हैबिट्स, जैसे कहीं कोई बुरी आदतें तो नहीं, जैसे स्मोकिंग, मदिरापान, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना और खूब अनहेल्दी फूड खाना। और हमारा विहार, विहार मतलब एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी। तो इन सबको नियमित, नियंत्रित और संतुलित रखना हृदय के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। डॉक्टर्स, आप सभी ने अपना कीमती वक्त और काफी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करी, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद करना चाहेंगे। लेकिन चलते चलते आप सभी हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले डॉक्टर शैलेंद्र त्रिवेदी, आपसे जानना चाहेंगे। मैं तो यही कहूँगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। वैक्सीनेशन से लेके, इन्फेक्टिव डिजीज से लेके किसी भी बीमारी के लिए यदि हम प्रिवेंशन की कोशिश करें तो यह हमें स्वस्थ रखने में बहुत सहायक रहेगा और किसी क्योर की, दवाई की, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत बहुत कम पड़ेगी।
डॉक्टर विनोद सोमानी, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आप सबको एक ही संदेश देना चाहूंगा कि लाइफ को मॉडरेशन में जिएं। भगवान ने एक लाइफ दी है, आप किसी भी एक्सट्रीम पे ना जाएं। एक्सट्रीम पे जाने का मतलब आप इतने परहेजी भी ना हो जाएं कि मैं ये खाऊंगा ये नहीं खाऊंगा और दिन भर बस एक्सरसाइज और उस तरफ चले जाएं। और दूसरे एक्सट्रीम पे भी ना जाएं कि आप रोज ही पार्टियां कर रहे हैं, रोज ही बाहर खा रहे पी रहे हैं, रात को देर देर तक जग रहे हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं, खान पान पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो लाइफ को अगर मॉडरेशन में जिएंगे तो लाइफ अच्छी निकलेगी। एक और सलाह मैं आप सबको देना चाहूंगा, जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात आजकल हर आदमी करता है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एक ऐसी चीज है जो हर एज और हर डिकेड के साथ उसके कंसेप्ट चेंज होते हैं। एक 25 साल के आदमी के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की परिभाषा अलग होती है और एक 75 साल के आदमी के लिए अलग होती है। तो हर डिकेड के साथ आपको यह ध्यान रखना है कि आपकी लाइफ में आपको क्या क्या चेंजेस लाना चाहिए जिससे कि आप हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें और आपके आसपास रहने वाले भी स्वस्थ रहें। धन्यवाद। डॉक्टर अनिरुद्ध व्यास, आपका हमारे दर्शकों के लिए क्या मैसेज है? संक्षिप्त में मैसेज देने के लिए मैं गीता में उल्लेखित एक श्लोक सुनाऊंगा। और मुझे लगता है डॉक्टर त्रिवेदी साहब ने, डॉक्टर सोमानी साहब ने जो बताई बात, वो सब इसी में सार गर्भित है। ये हमारे लिटरेचर में पहले से डॉक्यूमेंटेड है। तो वो श्लोक कुछ इस तरह है: युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नाव बोधस्य, योगो भवति दुःखः। मतलब युक्ति मतलब बैलेंस। तो बैलेंस इन योर डाइट, इन योर एक्सरसाइज, in your expectations, in your work, in your sleep is responsible and effective to remove all sadness and problems in your life. डॉक्टर्स, आप सभी के संदेश और जो महत्वपूर्ण जानकारी आज हमारे दर्शकों को मिली है कि हृदय को स्वस्थ कैसे रखें, उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शक उसका पालन करेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट के फेसबुक पेज पर लॉगिन भी कर सकते हैं। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट अभियान से आप YouTube, Instagram और Twitter के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो लॉग इन करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी आप सभी से एक नई पैनल के साथ। तब तक आप सभी का धन्यवाद।